अस्सलामुअलैकुम। फ्रांस ने चीनी बाशिंदों को अपने मुल्क में आने से मना कर दिया था, लेकिन अमरीकी पॉलिसी से मुख्तलिफ थी। बहुत अरसा पहले चीन से मुआहदा हुआ था कि दोनों मुल्कों के दरमियान महदूद पैमाने पर तजारत हो सकती है और एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का तबादला किया जा सकता है। ऐसे ही मुआहदे के तहत चीन के बहुत से नौजवान तलबा और तालिबात अमरीका आकर तालीम हासिल कर रहे थे। ऐसे ही तलबा और तालिबात में एक माउली ली थी जो बहुत ही खूबसूरत, ज़हीन और हाजिर दिमाग थी। उसका एक बॉयफ्रेंड हुयू टंग, वो भी ज़हीन था। उन दोनों में सुराग रसानी के फ़राइज़ अंजाम देने की भरपूर सलाहियतें थीं। फिर यह कि उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो जैसे बड़े बड़े शहरों में रहकर बेहतरीन फाइटर बनने और गन शूटर बनने और जासूसी के फ़राइज़ अंजाम देने की ट्रेनिंग भी हासिल करते रहे थे। अब तक कई चीनी बाशिंदे मुकम्मल तरबियत हासिल करने के बाद वापस अपने मुल्क चीन आ गए थे। उन पर कोई शुबा नहीं कर सकता था कि वो मुल्क दुश्मन बनकर आए हैं, क्योंकि वो जब यहाँ से गए थे तो मुहिब्बे वतन थे। माउली ली अपने साथी हुयू टंग के साथ इस्लामाबाद आ गई थी। दूसरे दिन 11 बजे फ़्लाइट से जमहूरिया चीन जाने वाली थी। अमरीकी अकाबरीन ने फैसला किया था कि लेज़ी गार्ड और कैनिबाल दोनों बारी बारी माउली ली और हुयू टंग के दिमागों में आते जाते रहेंगे। अमरीकी अकाबरीन का यह फैसला गोया के 3J का फैसला था। वो तीनों अमरीकी अकाबरीन के दिमागों पर हावी रहकर यह फैसला सुना चुके थे और अब लेज़ी गार्ड और कैनिबाल को इस फैसले पर अमल करना था। यह इतला मिल गई थी कि सोफिया और दलेर आफरीदी पेरिस से सफ़र करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनके मुतल्लिक ये तस्दीक हो चुकी है कि वो मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले हैं और चीन जा रहे हैं। टेलीपैथी जाने की तस्दीक इस तरह हुई कि उनके दिमागों में टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसां मौजूद रहते थे। उन्होंने चीनी सुराग रसां शाओशिंग और उसके मातहत सुराग रसानों को हलाक किया था और उन्हें वैगन कार के हादसे में पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। बहरहाल इस तरह यह तस्दीक हो गई थी कि सोफिया और आफरीदी टेलीपैथी जानते हैं, जबकि वो नहीं जानते थे। इसी तरह लेज़ी गार्ड और कैनिबाल आइंदा माउली ली और हुयू टंग के इस तरह काम आने वाले थे जैसे वो दोनों चीनी बाशिंदे टेलीपैथी जानते हों। अली तैमूर सुबह 9 बजे इस्लामाबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट से सीधा चीनी सफ़ीर की रिहाइशगाह में आया। सफ़ीर ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। वो दोनों ड्राइंग रूम में आकर एक दूसरे के सामने सोफ़ों पर बैठ गए। मिस्टर अली, जमहूरिया चीन तक सफ़र करने में जितनी रुकावटें थी वो हमने दूर कर दी हैं। ये कहकर उसने इंटरकॉम के ज़रिए कहा, मिस्टर अली तैमूर का वीज़ा और ज़रूरी कागजात ले आओ। सफ़ीर का सेक्रेटरी एक कागज़ और चंद अहम कागजात लेकर वहाँ आया। उन्हें सफ़ीर के सामने सेंटर टेबल पर रख दिया। सफ़ीर ने वीज़ा के कागजात उठाकर अली तैमूर को देते हुए कहा, हमने एक कानूनी या रस्मी तौर पर 3 माह के लिए वीज़ा जारी किया है, लेकिन आपके लिए कोई पाबंदी नहीं। आप हमारे मुल्क पहुँचेंगे तो वहाँ आपके क़याम की मुद्दत 3 माह तो क्या 3 बरस भी हो सकती है। एक मुलाजिम नाश्ते और चाय की ट्रॉली लेकर आया, फिर उनके करीब वो ट्रॉली छोड़कर चला गया। अली ने कहा, मैंने ख्याल खोनी के ज़रिए आपसे रब्ता किया था और ये फरमाइश की थी कि अभी 1 बजे की फ़्लाइट से जितने मुसाफिर चीन का सफ़र कर रहे हैं उनके नामों की फ़हरिस्त मुझे दी जाए। उसने फ़ाइल खोलकर एक बड़ा सा कागज़ निकाल कर अली को देते हुए कहा, यह लिस्ट हमने कंप्यूटर के ज़रिए हासिल किया है। इसके अलावा कुछ अहम मालूमात हासिल हुई हैं। अली ने इस फ़हरिस्त को देखते हुए कहा, यह क्या, सिर्फ 30 मुसाफिर चीन का सफ़र कर रहे हैं? हाँ, यह हैरानी की बात है, लेकिन पिछले दिन सुबह तक मुसाफिरों की तादाद 210 थी। पिछली शाम ये तादाद घटकर सिर्फ 70 रह गई। इस फ़्लाइट से सफ़र मुलतवी करने वाले अमरीकी सयाह हैं, बाकी पाकिस्तानी मुसाफिर हैं जो सयाहत के लिए, जो कारोबारी दौरे के लिए जा रहे थे। हमने उन सब के लिए वीज़ा जारी किया था। वो आज या 2 दिनों के बाद किसी भी फ़्लाइट से जा सकते थे। उन्होंने आज की फ़्लाइट में अपने लिए सीटें रिज़र्व करवाई थीं, लेकिन यहाँ की हुकूमत ने उनके मुल्क से बाहर जाने पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इसकी वजह हमारी समझ में नहीं आई। अली ने कहा, मैं किसी हद तक समझ सकता हूँ, आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चीनी सफ़ीर ने कहा, अभी 1 घंटा पहले मैंने यह लिस्ट मंगवाई है। पता चला कि मज़ीद 40 मुसाफिर कम हो गए हैं, यानी ये कुल 30 मुसाफिर रह गए हैं। इनमें से भी 3 एयर होस्टेस, एक स्टीवर्ड, एक पायलट और एक को पायलट है। उन्हें मुसाफिर नहीं कहा जाएगा, लिहाजा सिर्फ 24 मुसाफिर रह गए हैं। अली सोचने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने ख्याल खोनी के ज़रिए मुझे मुखातिब किया, पापा, मैं इस्लामाबाद में हूँ। जिस फ़्लाइट से आना चाहता हूँ उस फ़्लाइट से 210 मुसाफिर थे। अचानक ही आज सुबह तक उनकी तादाद बहुत कम हो गई है, यानी सिर्फ 24 मुसाफिर और जहाज़ के अमले के 6 अफराद रह गए हैं। मैंने कहा, यह तशवीश की बात है। साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस फ़्लाइट में कोई गड़बड़ होगी, शायद इसे हाईजैक किया जाएगा। क्या तैयारी को अगवा करने का मंसूबा इन तमाम मुसाफिरों को मालूम हो चुका है जो सफ़र नहीं करना चाहती हैं? ऐसी बात नहीं है। जिन ममालिक ने ऐसी कोई साजिश की है उन्होंने अपने मुल्क के बाशिंदों को इस फ़्लाइट से सफ़र करने से मना कर दिया है। उन्हें वजह नहीं बताई गई है, लेकिन हम समझ रहे हैं ज़रूरी तो नहीं है कि त्यारा हाईजैक किया जाए।
हो सकता है उन्होंने परवाज़ के दौरान में तैयारी को तबाह करने का मंसूबा बनाया हो। नहीं बेटे, वो कभी इस तैयारी को तबाह नहीं करेंगे जिसमें सोफिया और आफरीदी सफ़र कर रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि वो दोनों बहुत ही ख़ास दस्तावेज़ात यहाँ से ले जा रहे हैं। वो इन दस्तावेज़ात को हासिल करना चाहेंगे, उन्हें तबाह नहीं करेंगे। इसका मतलब है वो लोग सोफिया और आफरीदी को अगवा करेंगे और तैयारी को चीन तक पहुँचने नहीं देंगे। उसे रास्ते में कहीं जबरन उतारा जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा। वह हर हाल में सोफिया और आफरीदी को उस वक्त तक जिंदा रखेंगे जब तक कि उनसे अहम दस्तावेज़ात हासिल न करें। हो सकता है उन्हें उस राज की भी भनक पड़ गई हो कि इस तैयारी में ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा जा रहा है। ऐसी हालत में तो वो सोफिया और आफरीदी को भी जान से नहीं मारेंगे। ये सोफिया और आफरीदी कौन है पापा? ऐसे ही वक्त टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसा ने अली को मुखातिब किया। सर, सोफिया और आफरीदी आपसे मुलाकात करने आए हैं। क्या मैं उन्हें सफ़ीर साहब के बंगले में ला सकता हूँ? वो दोनों कहाँ हैं? वो बंगले से बाहर सड़क के किनारे कार में बैठे हुए हैं। मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूँ। तुम मुझे दलेर आफरीदी के दिमाग में पहुँचा दो, मैं उनके ख्यालात पढ़ूंगा। मैंने कहा बेटे तुम जाओ और ख्यालात ज़रूर पढ़ो, लेकिन ये जनाब तबरेज़ी का फ़ैसला है कि वो दोनों तुम्हारे साथ सफ़र करेंगे और दुश्मनों की तवज्जो तुम्हारी तरफ से हटाए रखेंगे। अली उस सुराग रसा के दिमाग में गया, फिर उसके ज़रिए दलेर आफरीदी के अंदर पहुँचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोफिया के साथ कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। सोफिया खिड़की के बाहर सड़क की तरफ देख रही थी। ऐसे ही वक्त एक वैगन कार तेज़ रफ्तारी से आई। जब उनकी कार के करीब से गुजरने लगी तो उसमें बैठे हुए 2 अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में सोफिया के हलक से एक मुख्तसर चीख उभरी। उसके चेहरे और सीने पर गोलियां लगी थीं। इसके बाद वो चीख ना सकी, वहीं सीट के नीचे ढलक गई। दलेर आफरीदी ने गुस्से से गरजते हुए अपना रिवॉल्वर निकालकर उसके दस्ते से सीट के पीछे वाली स्क्रीन पर हाथ मारा। शीशा टूट गया। टूटे हुए शीशे से उसने दूर जाने वाली कार का निशाना लिया, फिर 2 फायर किए। उस कार के पिछले दोनों पहिए एक धमाके के साथ फटे। वैगन कार चलाने वाला तवाज़न बरकरार ना रख सका। गाड़ी इधर से उधर डगमगाते हुए एक फुटपाथ पर चढ़कर एक बंगले के अहाते की दीवार से टकराकर एक तरफ उलट गई। आफरीदी अपनी कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर उधर दौड़ने लगा। अली ने टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसा से कहा, यह पागल हो गया है, वहाँ कई दुश्मन है, इसे जाने से रोको। सुराग रसा ने कहा, सर हमारे 4 आदमी यहीं आसपास छुपे हुए हैं, वो सब निकल आए हैं। वो भी उस वैगन कार की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। आफरीदी के लिए खतरा नहीं है। उस उल्टी हुई वैगन कार में जो बैठे हुए थे वो निकल ना सके। उनमें से एक शख्स हाथ में गन लिए खिड़की के रास्ते निकलने की कोशिश कर रहा था। आफरीदी ने उसके सामने ज़रा फासले पर पहुंचते ही दोनों हाथों से रिवॉल्वर थामकर उसका निशाना लेते हुए कहा, कुत्ते के बच्चे, तूने मेरी सोफिया पर गोली चलाई है, मेरी सोफिया वापस ला। ये कहते ही वो फायरिंग करने लगा। उसे गोलियों से छलनी करने लगा। वो खिड़की के जरिए आधा बाहर निकला हुआ था, आधा अंदर था। वो इसी हालत में वहीं हमेशा के लिए साकित हो गया। उन नामालूम कातिलों को घेरने और हलाक करने के लिए जो आदमी आए थे उनमें से एक ने कहा, मिस्टर आफरीदी आप फ़ौरन वापस जाएं, हम यहाँ हैं, यहाँ से किसी को बचकर निकलने नहीं देंगे। वो वापस दौड़ता हुआ कार के पिछले दरवाजे तक आया। सोफिया बेजान होकर दोनों सीटों पर पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर अपने सीने से लगाकर आवाज़ देने लगा, सोफिया सोफिया उठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सोफिया तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। उसके दिमाग में रहने वाला सुराग रसा ख्यालख्वानी के जरिए उसके जोश और जुनून को कम करने की कोशिश कर रहा था। अली अपनी जगह सोच रहा था, दलेर आफरीदी का निशाना बड़ा सच्चा है। इसने जोश और जुनून की हालत में भी सही निशाना लगाकर भागने वाली कार के दोनों पिछले पहिए ब्रस्ट कर दिए थे। दिन रात की तरबियत के बाद ये ऐसी महारत हासिल होती है, और आफरीदी को ऐसी महारत क्यों ना हासिल होती। वो सरहदी कबायली इलाके का रहने वाला था, एक कबीले के सरदार का बेटा था। उसने पैदा होते ही फायरिंग की आवाज़ें सुनी थीं। दुश्मनों ने उसकी महबूबा को हलाक कर दिया था। अली को इस बात का अफसोस हुआ और दूसरे पहलू से ये इत्मीनान हुआ कि वो दुश्मनों पर भारी पड़ना जानता है, और उसकी इन हरकतों के बायस दुश्मनों को यकीन हो गया कि वो यहाँ से अहम दस्तावेज़ात लेकर चीन जा रहा है। दलेर आफरीदी की ज़िंदगी में सोफिया पहली बार मोहब्बतें और मुसरतें लेकर आई थी। इससे पहले वो नहीं जानता था कि किसी चाहने वाली से किस तरह दिल लग जाता है। इस तरह के दिल की लगी दिल में इश्क की आग भर देती है, ऐसा दीवाना बना देती है कि फिर इसके सिवा दुनिया में और कोई नज़र नहीं आता। जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता। उस पर ऐसी दीवानगी तारी हुई थी कि वो सोफिया की लाश से भी अलग नहीं होना चाहता था। उसके दिमाग में 2 टेलीपैथी जानने वाले आकर उसके अंदर सदमात और उसके जोश व जुनून को कम करने की कोशिशें कर रहे थे। उसके दिमाग को अपनी गिरफ्त में रखकर इस बात पर माल कर रहे थे कि सोफिया की लाश को अस्पताल पहुंचा दिया जाए। उससे हर हाल में आज 1 बजे वाली फ़्लाइट से सफ़र करना था। वह आसानी से मानने वाला नहीं था। जब भी उसके दिमाग से गिरफ्त ढीली होती वह ज़िद्दी बच्चे की तरह मचल जाता कि अपनी सोफिया को छोड़कर नहीं जाएगा, उसकी तदफीन तक रुकेगा और उसकी कब्र पर जाकर रोज़ हाजिरी दिया करेगा, रोज़ दुआएं मांगा करेगा। अली ने जनाब तबरेज़ी साहब को मुखातिब किया। उन्हें सलाम करने के बाद कहा, बाबा जानी मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ। यहाँ दलेर आफरीदी को बहुत ज़बरदस्त सदमा पहुँचा है।
दुश्मनों ने सोफिया को हलाक कर दिया है, उस पर दीवानगी तारी है। उसके दिमाग को गिरफ्त में रखकर उसे समझाने की, उसके सदमात को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो सोफिया की दीवानगी में आगे सफ़र करना नहीं चाहता। जनाब तबरेज़ी ने कहा, मौत बरहक है, सभी को आएगी, सभी को फना होना है। आफरीदी को जो सदमा पहुंचा उसका तकाजा यही है कि वो सोफिया की खातिर वहाँ कुछ रोज़ रह जाए, लेकिन उसके रहने से सोफिया वापस नहीं आ जाएगी। बाज़ हालात में अपनी अजीज़ तरीन शय के छिन जाने पर सब्र करना पड़ता है। उसकी मोहब्बत को दिल में रखकर दिमाग से अपने अहम फ़राइज़ अदा करने पड़ते हैं। रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए उसके दिमाग को पुरसुकून बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह वो पहले की तरह मुस्ताद होकर अपने फ़राइज़ के लिए चीन का सफ़र करेगा। दिलेर आफरीदी अचानक ही पुरसुकून और खामोश हो गया। सोफिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की सारी जिम्मेदारी बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर थी। चीन जाने वाले तैयारी की परवाज़ के लिए 3 घंटे रह गए थे। वैसे उसे 1-2 घंटे लेट भी कराया जा सकता था। ये बात इत्मीनान बख्श थी कि दिलेर आफरीदी इस तरह खामोश हो गया था जैसे सब्र आ गया हो। वो बेख्तियार होटल के कमरे में आ गया। कमरे के दरवाजे को बंद करके बिस्तर पर लेट गया। फिर उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब में सोफिया को देखा। वो मोहब्बत से बाहें फैलाकर कह रही थी, तुम इतने दिल बर्दाश्ता क्यों हो गए हो? तुम समझते हो मैं तुम्हें अपनी बाहों का हार नहीं पहनाऊंगी? आफरीदी ने कहा, सोफिया तुम जिंदा हो? मैं ख्वाब देख रहा था। मैंने खुद देखा था दुश्मनों ने तुम्हें गोलियों से हलाक कर दिया, लेकिन तुम मेरे लिए जिंदा हो। हाँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों में और तुम्हारे ख्यालों में हमेशा जिंदा रहूंगी, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। वो कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है। मैं बहुत कुछ लेना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं ही तुम्हें मिलूंगी, लेकिन दूसरे रूप में, दूसरी सूरत में। इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह ताला अपने बंदों को बेशुमार मोहब्बतें, बेशुमार मुसरतें देता है। इन मोहब्बतों और मुसरतों में तुम्हारा भी भरपूर हिस्सा है, और ये हिस्सा तुम्हें मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। 1 घंटे बाद उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी। फ़ौरन उठकर लिबास तब्दील करने के बाद अपने सफरी बैग को उठाया। फिर उस कमरे से निकलकर काउंटर पर होटल का बिल अदा किया। फिर बाहर आकर एक टैक्सी के ज़रिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। वह ऐसी मुस्तादी से तैयार हो गया था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, उसकी कोई अहम तरीन शय गुम हुई ना हो। उसके दिमाग में यह ख्याल कायम हो गया था कि दुनिया में बहुत कुछ मिलता है तो बहुत कुछ गुम हो जाया करता है। गुम हो जाने पर सदमा नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। आने वाला वक्त उसे मोहब्बतें भी देगा और मुसरतें भी देगा। त्यारे में अली की सीट सबसे पीछे थी। उसने आफरीदी को देखा। वो सब 2 कितार आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया था। मुसाफिरों में चीनी बाशिंदे ज़्यादा थे। उनमें 2 चीनी 2 शीज़ाएँ थीं। इन 2 शीज़ाओं में एक चाइना टाउन की जासूसा माउली ली थी। इसके अलावा 2 अमरीकी और 3 यूरोपीय बाशिंदे थे। उनमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी अपनी सीट पर बैठने से पहले सर घुमाकर दलेर आफरीदी की तरफ देखा था। वैसे दुश्मनों को पहचानना कुछ मुश्किल ना था। जब वो एयरपोर्ट आए थे और काउंटर से बोर्डिंग कार्ड लिया था, उसी वक्त से बाबा साहब के दायरे के सुराग रसां उनके दिमागों में पहुंच गए थे और उनके ख्यालात पढ़ रहे थे, और जो कुछ मालूम कर रहे थे वो तमाम मालूमात अली तक पहुंचा रहे थे। त्यारे में चूंकि मुसाफिरों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए सीट नंबर की पाबंदी नहीं थी। जिसकी जहां मर्जी थी वह वहीं बैठ रहा था। माओ लीली ने अपने साथी होयो टंग से कहा, मैं आफरीदी के साथ वाली सीट पर बैठूंगी, तुम किसी और सीट पर जाकर बैठ जाओ। होयो टंग ने कहा, यह क्या बात हुई? मैं भी आफरीदी के करीब ही बैठूंगा या उसके पीछे बैठूंगा? तुम जानती हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो बोली, मुझे तुम्हारे यश के अंदाज पसंद नहीं। कई बार समझा चुकी हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके आगे ना सोचा करो। उसने एक सीट की तरफ इशारा करते हुए होयो टंग से कहा, तुम यहाँ बैठो और ये ना भूलो कि हम ड्यूटी पर हैं। मेरे साथ रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कहकर वह तेज़ी से चलती हुई दलेर आफरीदी के पास आई। फिर उसकी साथ वाली सीट पर बैठ गई। आफरीदी के मुहाफिज सुराग रसा ने ख्याल खुआने के जरिए कहा, आफरीदी, ये जो तुम्हारे पास आकर बैठी है इसका नाम माओ लीली है। ये जमहूरिया चीन में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी जवान हुई, इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर अमेरिका चली गई। आफरीदी ने कहा, मुझे किसी लड़की से दिलचस्पी नहीं है। तुम जिस मुहिम पर जा रहे हो उस हवाले से तुम्हें इसके मुतल्लिक मालूमात रखनी चाहिए। मैं तो ये भी नहीं जानता कि किस मुहिम पर जा रहा हूँ, बस इसलिए राजी हूँ कि हिंदुस्तान से यहाँ तक गैबी ताकत मेरा साथ दे रही है, मेरे लिए भलाई करती आ रही है। तुम नेक इरादों से सफ़र कर रहे हो और नेकी के रास्तों पर कभी कभी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तुम जो कुर्बानी देकर आ रहे हो ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक तल्ख और कारआमद तजुर्बा है। कारआमद इसलिए कि आइंदा तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे तजुर्बात बहुत काम आया करेंगे। क्या मुझे बताया नहीं जा सकता कि मैं किस मुहिम पर जा रहा हूँ? तुम्हें इत्मीनान से बताऊंगा, इसी सफ़र के दौरान में बताने का मौका मिल जाएगा। अभी बहुत मसरूफियत है। तुम्हारे आसपास कई दुश्मन हैं, सिर्फ एक दोस्त सबसे पिछली सीट पर बैठा है, लेकिन तुम उधर पलट कर ना देखना और ना ही उससे शनासाई पैदा करना। ठीक है, इस लड़की के बारे में बताओ। अमेरिका पहुंचकर मज़ीद तालीम हासिल करने के दौरान में इसने वहाँ की रंगीनी और फैशनेबल लड़कियों को देखा और उनके रंग में रंगने लगी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाए,
सिंगार करे और तरह तरह के मलबूसात ज़ेब तन करे। चीन में इन दिनों इसकी इजाज़त नहीं थी, वहाँ इसने आज़ादी से यह सब कुछ किया। अमरीकी CIA वाले चीन से आने वाली तालबात और तलबा को ताड़ते रहते हैं। उन्होंने कितनी ही तालबात और तलबा की तरह माओ लिली को भी रंगीनियों के जाल में फांस लिया, उसे खूब मुराद दी, उसे दूसरों की तरह अपने रंग में रंगते रहे, उसका ब्रेन वॉश करते रहे। अब ये हाल है कि वो उनकी जासूसा बन गई है और अपने ही मुल्क के खिलाफ जासूसी करने जा रही है। अगर ये जासूसा है तो मेरे बारे में कुछ जानती होगी। हाँ, तुम पर पहले शुबा था कि तुम बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले सुराग रसाओ और टेलीपैथी जानते हो। अब इन्हें यकीन हो गया ये तुम्हें फांसने के लिए तुम्हारे पास आकर बैठी हुई है। अमेरिका में 3G वगैरह की कोशिशों के नतीजे में एक ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो चुकी थी। उसके 12 राजदार थे, जिनमें से 3 3G थे, एक लेजी गार्ड, दूसरा कैनीबॉल और बाकी 5 अमरीकी अकाबरीन थे। इन सब के अलावा 2 तकनीकी माहिरीन थे, जिनमें से एक का नाम जैकी हंटर और दूसरे का नाम वाइजमैन था। लेजी गार्ड, कैनीबॉल और 3G पहले से ही टेलीपैथी जानते थे। 5 अमरीकी अकाबरीन को और दोनों माहिरीन को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर टेलीपैथी सिखाई गई। उन्होंने तय किया कि फ़िलहाल मज़ीद किसी को टेलीपैथी सिखाई नहीं जाएगी। इन 5 राजदार और अमरीकी अकाबरीन में से 2 आला हुक्काम थे। तीसरा आर्मी इंटेलिजेंस का आला अफसर, उसका नाम डैनी जॉनसन था। चौथे आर्मी अफसर का नाम मार्क फोर्ड था और 5वें अफसर का नाम मार्टिन क्रिस था। 3G ने कहा हमारे तीनों आर्मी अफसरान को अमली तौर पर टेलीपैथी की दुनिया में रहना चाहिए। अभी हमें टेलीपैथी जानने वाले साथियों की बेहद ज़रूरत है। मिस्टर डैनी जॉनसन, आप आर्मी इंटेलिजेंस के आला अफसर हैं। आपको सुराग रसानी के सिलसिले में हम सबसे ज़्यादा तजुर्बा है। हमारी गुजारिश है कि जो त्यारा चीन की तरफ जा रहे हैं, आप इसमें ख्याल ख्वानी के ज़रिए माओ लिली के पास मुसलसल मौजूद रहें। वो आपके ताउन से हमारे मकासद पूरे कर सकेगी। इस प्लानिंग के मुताबिक डैनी जॉनसन माओ लिली के दिमाग में मौजूद था और उससे कह रहा था, तुम अफरीदी के पास आई हो और ये आंखें बंद किए बैठा है, इसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। माओ लिली ने कहा, हो सकता है ये ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो, पता नहीं किसके दिमाग में पहुंचा हुआ है, दोस्त के या दुश्मन के। क्या वो मेरे दिमाग में मौजूद होगा? डैनी जॉनसन उसके दिमाग से निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद आकर बोला, क्या तुम अपने दिमाग में सोच की लहरों को महसूस कर रही थी? वो बोली, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस कर रही थी और तुम अचानक चली गई। इसका मतलब है अफरीदी तुम्हारे दिमाग में नहीं है। बड़ी मुश्किल है। मैं उसके दिमाग में जाता हूँ तो उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ पाता हूँ। पढ़ने में क्या दुश्वारी होती है? तनमीमी अमल के ज़रिए उसके दिमाग के चोर खाने को मुकफ़ल कर दिया गया है। मैं सिर्फ उसके सतही ख्यालात पढ़ सकता हूँ जो हमारे किसी काम नहीं आते। अगर उसे साबी कमज़ोरी में मुब्तला किया जाए या उसे ज़ख्मी किया जाए तो उसके जहन से तनमीमी अमल ख़त्म हो जाएगा और उसके जहन का चोर खाना खुल जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी उसे दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर छेड़ना चाहिए, जैसा कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियाँ छेड़ती हैं। माओ लिली ने कनखियों से आफरीदी को देखा। वो बड़ा ही कद्दावर बॉडी बिल्डर था। उसकी ज़ाहरी शख्सियत ही दूसरों को मुतासिर करने लगती थी। उसने सोचा जितना हैंडसम और स्मार्ट है उतनी आसानी से काबू में आ जाए तो बात बनेगी। उसने पढ़ने के लिए के रसाले को खोला, फिर उसे जानबूझकर आफरीदी के कदमों में गिरा दिया। फिर फ़ौरन ही झुककर बोली, ओह सॉरी। आफरीदी ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो रिसाले को उठाकर सीधी तरह बैठते हुए बोली, मुझे अफसोस है, मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पड़ गया। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं अभी सो जाऊंगा। ये कहते उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। लिली ने हैरानी से उसे देखा, फिर कहा, यह क्या बात हुई? जब आंख खुल गई है तो खुली रखो। देखो खिड़की के बाहर बर्फ़पोश पहाड़ियों का कितना खूबसूरत मंजर है। साफ और सीधी बात करो, मैं मंजर को देखूं या तुम्हें? वो मुस्कुरा कर बोली, बहुत रोमांटिक हो। मंजर की खूबसूरती और मेरे हुस्न में से किसी एक को देखना चाहते हो। मैं मंजर का हुस्न जानता हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं जानता। तुम हसीन हो या नहीं ये कोई शायर बता सकेगा। जो हुस्न पहली नज़र में मुतासिर नहीं करता वो बहुत धीरे धीरे जड़ों में उतर जाता है। मुझे देखते रहो, मुझसे बात करते रहो, तुम्हारे अंदर का शायर खुद ही बेदार हो जाएगा। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे अंदर तुम्हारी ख्वाहिश पैदा होगी, मेरा दिल तुम्हें मांगेगा तो वहाँ से शायरी शुरू हो जाएगी। मैं यही कह रही हूँ। तुम गलत कह रही हो। जब ख्वाहिश पैदा होगी और दिल तुम्हें मांगेगा तो इसका मतलब यह है कि हवस पैदा हो गई है। सीधी सी बात करो, एक दूसरे को तलब करने का नाम शायरी नहीं, हवस है। तुम जो कह रहे हो उसके लिए तन्हाई लाजमी है। यहाँ दूसरों की मौजूदगी में सिर्फ शायरी हो सकती है। ये जो एमरजेंसी दरवाज़ा, इसे मैं खोलकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा और ख़ुद भी छलांग लगाऊंगा। तब हम किसी बर्फ़पोश पहाड़ी की खाई में जा गिरेंगे। वहाँ हमेशा के लिए तन्हाई मिल जाएगी। तुम पत्थर हो और खुश्क लहजे में पत्थर की तरह बोल रहे हो। मैं सिर्फ काम की बातें करना और काम की बातें सुनना चाहता हूँ। बेहतर है अपने मतलब की बात करो। वो उसकी तरफ झुककर बोली, जब तक तुम एतराफ़ नहीं करोगे कि बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखते हो और उनके किसी अहम काम से बीजिंग जा रहे हो, तब तक मैं तुमसे अपने मतलब की बात कैसे कर सकती हूँ?
तो फिर यकीन कर लो कि मैं बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, टेलीपैथी जानता हूँ। मैंने तुम्हारे दिमाग में जाने की ज़हमत नहीं की, जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग को मुकफ़्फ़ल किया गया है। तुम जो बातें मेरे दिमाग में आकर मालूम करना चाहते हो वो मैं अपनी ज़ुबान से बता देती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम माओ लिली है। चीन तुम्हारा आबाई वतन है, इसके बावजूद तुम अमरीकी CIA के एजेंट बनकर अपने ही मुल्क के खिलाफ जासूसी करने जा रही हो। तुम्हारे दिमाग में एक टेलीपैथी जाने वाला मुसलसल रहता है और इस वक्त भी मौजूद है। क्या और कुछ बताऊं? मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में बताओ। क्या अपने साथ तहरीरी दस्तावेज़ात और तस्वीरी दस्तावेज़ात ले जा रहे हो? हाँ, एक माइक्रोफिल्म में बहुत से अहम राज ले जा रहा हूँ। अब ये भी बता दो कि माइक्रोफिल्म कहाँ है? जहाँ है वहाँ से निकाल नहीं सकोगी। तुम बताओ, निकालना मेरा काम है। मैंने उसे अंडरवियर में छुपा रखा है। अपने टेलीपैथी जाने वाले से पूछो कि कैसे निकालोगी। किसी दूसरे को तो मैं अपने करीब नहीं आने दूंगा। डैनी जॉनसन ने उसके दिमाग में कहा, लिली, इसके साथ टॉयलेट में जाओ और वो माइक्रोफिल्म हासिल करो। वो नागवारी से बोली, ये क्या कह रहे हो? मैं आपके लिए जासूसी कर सकती हूँ, बेहयाई नहीं कर सकती। क्या बकवास कर रही हो? क्या ट्रेनिंग के दौरान में तुम्हें यह नहीं बताया गया कि जासूसी करते हो अपने मकासद हासिल करने के लिए? किसी भी मरहले से गुजरते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। और मैंने अपने ट्रेनर से कह दिया था कि मैं जान देने के मरहले से भी गुजर जाऊंगी, लेकिन बेहयाई गवारा नहीं करूंगी। तब ट्रेनर ने मेरी बात तस्लीम कर ली थी। इसलिए तस्लीम कर ली थी कि ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर तुमसे बेहयाई करवाई जा सकती है। यू नॉनसेंस। बेहतर है मेरे दिमाग से चले जाओ। मैं अगर अच्छी दोस्त बन सकती हूँ तो बदतरीन दुश्मन भी बन सकती हूँ। चैलेंज ना करो। हमें हासिल होने वाली कामयाबी को यकीनी बनाओ। हमें मालूम हो चुका है कि इसने माइक्रोफिल्म कहाँ रखी है। यहाँ हमारे दूसरे साथी उस माइक्रोफिल्म को इससे जबरन हासिल कर सकते हैं, लेकिन बात बिगड़ जाएगी। हम नहीं चाहते कि इश्तिहारे में हंगामा बरपा हो। जो काम सहूलत से निकल सकता है उसके लिए हंगामा आराई नादानी होगी। मिस्टर डैनी, मुझसे जिस टेलीपैथी जाने वाले ने पहला रब्ता किया था उसका नाम लेजी गार्ड है। उसने वादा किया था कि मुझे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। तुम उसे बुलाओ, मैं इस मसले पर उससे बात करूंगी। वो तुम्हारा नौकर नहीं है, बहुत मसरूफ़ रहता है। तुम यहाँ देर करोगी तो हमारी कामयाबी नाकामी में बदल जाएगी। तुम जाती हो या उसके साथ जाने पर तुम्हें मजबूर किया जाए। वो परेशान होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? ये डैनी मेरे दिमाग पर कब्जा जमाएगा तो मैं हाजिर दिमाग रहकर अपने तौर पर इनकार नहीं कर सकूंगी। ये जो चाहेगा वही करना होगा। डैनी ने कहा, तुम दुरुस्त सोच रही हो। अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट में से यहाँ से टॉयलेट की तरफ ले जाओ। 2 मिनट गुजरने में कितनी देर लगती है? वो समझ गई कि अब उसे गायब दिमाग बनाकर बेबस कर दिया जाएगा और उससे हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म की तामील कराई जाएगी। उसने यकबारगी अफरीदी को झिंझोड़ते हुए कहा, मुझे बचाओ। जिससे दुश्मनी करने आई थी उसी को सहारे के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसे पुकारते ही डैनी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। अफरीदी ने पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों झिंझोड़ रही हो? अब वो अपने इख्तियार में नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इस खुशी से झिंझोड़ रही थी कि तुम्हारे पास माइक्रोफिल्म है। प्लीज़ टॉयलेट चलो और मुझे वो माइक्रोफिल्म निकाल कर दो। लेकिन तुम अभी घबरा कर कह रही थी कि मैं तुम्हें बचाऊँ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं बचाओ नहीं कह रही थी, दिखाओ कह रही थी। वो माइक्रोफिल्म दिखाओ। क्या मुफ्त में दिखाऊं? ये बताओ, सिले में क्या मिलेगा? जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। यहाँ से उठो, टॉयलेट चलो। वो अपनी सीट से उठकर बोला, क्या मुसीबत है? जहाज़ में बेडरूम नहीं होता, टॉयलेट चलने को कह रही हो? उसने टॉयलेट की तरफ जाते हुए पिछली सीट पर बैठे हुए अली को देखा। बहुत देर से ये चाहता था कि एक नज़र उस शख्स को देख ले जिसका ताल्लुक बाबा साहब के दारी से है और जो दुश्मनों के दरमियान उसका साथी बनकर रहने वाला है। अली भी उसके दिमाग में पहुंचा हुआ था और उसे अनजान बना हुआ था। ये समझ रहा था कि वो टॉयलेट क्यों जा रहा है। माओ लिली उसके पीछे चलती हुई टॉयलेट के पास आई। आफरीदी ने कहा, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, लेकिन हम दोनों एक ही टॉयलेट में जाएंगे तो देखने वाले क्या सोचेंगे? देखने वालों की परवाह ना करो, मुझे वो दिखाओ जो देखना चाहती हूँ। उसने दरवाज़ा खोलकर कहा, पहले आप। वो अंदर आ गई। उसके पीछे आफरीदी ने आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। लिली ने कहा, वो फिल्म जल्दी निकालो। इतनी जल्दी क्या है, पहले इनाम तो दो। तुम क्या चाहती हो? बड़े प्यार से अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में दो और रोमांस करो। उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। आफरीदी ने उसके दोनों हाथों को थामकर एक ज़रा कुव्वत से दबाया। वो तकलीफ़ की शिद्दत से चीखना चाहती थी। डैनी ने उसे चीखने नहीं दिया, कहने लगा, तकलीफ़ बर्दाश्त करो। ये कमबख्त चाल चल रहा है, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाकर तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बनाना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन ऐसा हो रहा था। आफरीदी ने उसके हाथों को ज़रा और ज़ोर से दबाया तो उसका दिमाग कमज़ोर होने लगा। डैनी की गिरफ्त उसके दिमाग पर कमज़ोर पड़ने लगी। आफरीदी के दिमाग में रहने वाले सुराग रसा ने लिली के दिमाग में कहा, हाय लिली, देखो ये तुम्हारे दिमाग पर कब्ज़ा जमा कर तुम्हें कहाँ ले आया है? लिली ने हैरानी से टॉयलेट को देखा, फिर पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गई? सुराग रसा ने आफरीदी की ज़ुबान से कहा,
जिन लोगों के लिए तुम अपने वतन से दुश्मनी करने जा रही हो वही तुम्हें यहाँ टॉयलेट में मेरी तन्हाई में ले आए हैं। वो अपने दोनों हाथों की तकलीफ भूल गई, एक कदम पीछे हटकर टॉयलेट की दीवार से लग गई, फिर बोली, नहीं, मैं बेशर्म बनने से पहले अपनी जान दे दूंगी। ये दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे से लगा खड़ा था, उसके हटने के बाद ही वो दरवाज़ा खोल सकती थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुरी नीयत से हाथ नहीं लगाया है, ये दरवाज़ा खुल जाएगा, तुम बाहर चली जाओगी, लेकिन सोचो क्या महफूज रहोगी। वो फ़ौरन ही उसके बाजू को थाम कर बोली, मुझे बचाओ प्लीज़, किसी तरह इस दिमाग में आने वाले डैनी से बचाओ। आफरीदी ने कहा, डैनी बाजी पलट गई है, तुम जब भी इसे आलेकार बनाकर इस्तेमाल करना चाहोगे मैं इसके दिमाग के दरवाजे खोलकर तुम्हारी हर चाल नाकाम बना दिया करूँगा। डैनी ने कहा, मैं इसके दिमाग में जल्जले पैदा करता रहूँगा, इसके दिमाग को फोड़ा बना दूंगा। अगर ये मेरे काम की नहीं रहेगी तो तुम्हारे काम की भी नहीं रह सकेगी। दानिशमंदी ये होगी कि इस टॉयलेट में समझौता कर लो, वो माइक्रोफिल्म निकाल कर इसे दे दो। नहीं दूंगा तो इस जहाज़ में बैठे हुए तुम्हारे कुत्ते मुझ पर भौंकने लगेंगे। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि लिली के दिमाग में जल्जले पैदा करो और असल मकसद को पसे पुश्त डाल दो। लिहाजा लिली को भूल जाओ और अपना मकसद हासिल करो। मैं बाहर निकल रहा हूँ और जानता हूँ क्या होने वाला है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उस वक्त स्पीकर के ज़रिए कहा जा रहा था, आफरीदी, तुम टेलीपैथी के ज़रिए मालूम कर सकते हो, हमने पायलट को अपने काबू में कर रखा है। हम चाहें तो यह जहाज़ तबाह हो सकता है, लेकिन हम तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहते। अगर तुम माइक्रोफिल्म नहीं दोगे तो हम एमरजेंसी दरवाज़ा खोलकर तुम्हें त्यारे से बाहर ले जाएंगे। एक शख्स साथ में रिवॉल्वर लिए पायलट कैबिन से बाहर आया, फिर आफरीदी को देखकर बोला, ये तो तुम भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं कि हम सब के पास पैराशूट है। त्यारे से छलांग लगाने के बाद कहीं गिरकर नहीं मरेंगे, लेकिन इस बर्फानी इलाके में पता नहीं किन खतरनाक वादियों में पहुंच जाएंगे। लिली आफरीदी के सामने आकर ढाल बनकर बोली, अपना रिवॉल्वर नीचे करो। जिसने मुझे बेशर्मी से महफूज रखा है मैं उसे मरने नहीं दूंगी। ठीक है, पहले तुम्हें गोली मार दी जाएगी। ये तो हमें टेलीपैथी के जरिए बता दिया गया है कि तुम हमारे किसी काम की नहीं रही हो। ये कहकर उसने रिवॉल्वर से लिली का निशाना लिया। उसी वक्त अली ने अपनी सीट पर बैठे बैठे वहीं से गोली चलाई। वो रिवॉल्वर वाला अपना बाजू थामकर लड़खड़ाते हुए पीछे जाकर एक सीट से टकरा कर गिर पड़ा। अली ने अपनी जगह से उठकर कहा, इसके दिमाग को मुकफ्फल किया गया था। इससे खुशफहमी थी कि इसके अंदर कोई नहीं पहुंच सकेगा, अब कोई भी पहुंच सकता है। स्पीकर से आवाज़ आने लगी, आफरीदी का एक और हमायती निकल आया और यह भूल रहा है कि मेरे दिमाग को भी मुकफ्फल किया गया है। अब यहाँ पायलट कैबिन में किसी ने भी कदम रखने की कोशिश की तो मैं पायलट को गोली मार दूंगा। हम सब इस तैयारी के साथ तबाह हो जाएंगे, फना हो जाएंगे और वो माइक्रोफिल्म चीन के अकाबरीन तक नहीं पहुंच पाएगी। उस वक्त सुराग रसां आफरीदी के दिमाग में कह रहा था, फ़ौरन एमरजेंसी दरवाजे को खोलो और लिली के साथ छलांग लगा दो। हमारे एक साथी लिली के दिमाग में रहेगा और पैराशूट के जरिए नीचे पहुंचने में उसकी मदद करेगा। आफरीदी ने एक बार की जस्त लगाई, फिर एमरजेंसी दरवाजे के पास पहुंचकर उसके हैंडल को पूरी कुव्वत से घुमाते हुए एक झटके से दरवाजे को खोल दिया। बाहर की तेज़ हवाएं अंदर आते ही त्यारा डगमगाने लगा। आफरीदी ने लिली का हाथ पकड़कर खींचा और दरवाजे के पास आते ही बाहर छलांग लगा दी। डैनी ने अपने हवारियों के दिमागों में पहुंचकर कहा, देखते क्या हो, फ़ौरन बाहर छलांग लगाओ। वो माइक्रोफिल्म अपने साथ ले गए। 6 हवारियों ने एक के बाद दीगरे बाहर छलांग लगाई। जो पायलट कैबिन में था वो भी दौड़ता हुआ आया, फिर उसने भी बाहर छलांग लगा दी। जहाज़ के स्टीवर्ड ने फ़ौरन ही जहाज़ के उस दरवाजे को पूरी कुव्वत से खींचते हुए बंद कर दिया, उसके हैंडल को घुमाकर लॉक कर दिया। तैयारे की परवाज़ नाहमवार हो रही थी। दरवाज़ा बंद करते उसका तवाज़न कायम हो गया। बाहर हज़ारों फुट की बुलंदी से छलांगे लगाने वालों के पैराशूट खुलते जा रहे थे। जेकब रॉबिन हर माह के इख्तिताम से पहले एल्पा पर तनवीमी अमल किया करता था। इस बार उसने मुकर्रर वक्त पर तनवीमी अमल नहीं किया। ये सोचा कि 1-2 दिन बाद अमल कर सकता है, इतनी जल्दी उसका असर ख़त्म नहीं हुआ होगा। लेकिन उसका असर ज़ायल होता चला गया। एल्पा गुस्से से तिलमिला गई। उसने उसे खूब गालियां दी, उसे लातों से मारा, उसके दिमाग में जलजले पैदा किए। वो तकलीफ से तड़पता रहा, हत्ता कि उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई। वो उसे इसी तरह तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहती थी। फिर उसने सोचा वो मर जाएगा तो दिल को तसल्ली नहीं होगी। दिल तो यही चाहता है कि उसे रोज़ तड़पा तड़पा कर मारती रहे। जेकब रॉबिन की दिमागी तकलीफ कुछ कम होने लगी तो उसने हुक्म दिया, उठो यहाँ से और अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। उसने हुक्म की तामील की। अब वो अल्पा का महकूम बनकर उसके काम आने वाला था। यूं भी ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा हासिल हो जाने के बाद इस मशीन को बड़ी राजदारी से तैयार कराना था और इसके लिए बॉबी स्मिथ एक काबिल एतमाद और राजदार साथी साबित हो सकता था। जेकब रॉबिन तनवीमी नींद से बेदार हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा, छत को तकते हुए सोचने लगा, बेवक्त क्यों सो गया था। उसे जागने के बाद ये याद नहीं रहा कि अल्पा ने उसकी खूब पिटाई की थी, उसके दिमाग में जल्जले पैदा किए थे और अच्छी तरह दिमागी तकलीफ में मुब्तला करने के बाद उस पर तनवीमी अमल किया था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया, फिर इस बिस्तर से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंचा।
वहाँ एल्पा एक आरामदेह सोफे पर बैठी ख्यालख्वानी में मसरूफ़ थी। वो उसके सामने जाकर अदब से खड़ा हो गया। एल्पा ने ख्यालख्वानी से चौंक कर उसे देखा, फिर नफरत से देखते हुए पूछा, एक कुत्ते, तू कौन है? वो उसके सामने फर्श पर घुटने टेक कर बोला, आपका कुत्ता हूँ। अपना तमाम सामान उठाकर हैफा वाले बंगले में चला जा, वहीं रहा करना। जब तक मैं हुक्म न दूं इस बंगले से बाहर ना निकलना। मैडम, मैं आपका गुलाम हूँ, आपके हुक्म के बगैर इस बंगले से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। अब जा यहाँ से। मैं तेरी सूरत देखती हूँ तो मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़कने लगती है। वह सर झुकाकर वहाँ से अपना सामान समेटने लगा। एल्पा ख्यालख्वानी के जरिए बॉबी स्मिथ के पास पहुंचकर बोली, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ रही थी। पता चला तुम सुबह की फ़्लाइट से यहाँ आ रहे हो। यस मैडम, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ मशीनों के नक्शों के मुताबिक ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा भी रख लिया है, किसी को शुबा नहीं होगा। जब तुम्हारा सफ़र शुरू होगा तो मैं तुम्हारे दिमाग में रहूँगी। अगर किसी ने उस नक्शे को समझने की कोशिश की तो मैं उसे समझने का मौका नहीं दूंगी। कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगी तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी। यही बेहतर होगा। मैंने फैक्स के ज़रिए पहले ही आपके पास मशीन का नक्शा भिजवा दिया है और इससे नक्शे के मुतालिक डायरी में जो कुछ तफसीलात लिखी हुई थी वो आप मेरे दिमाग से पढ़कर नोट कर चुकी हैं। मैंने तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया है। मेरे लॉकर में भी तुमने ट्रांसफार्मर मशीन के नक्शे और डायरी की माइक्रोफिल्म रख दी है। हमें अभी अंदेशा नहीं है कि हम उस मशीन से महरूम हो जाएंगे। अगर एक जगह से रुकावट पैदा होगी या उस मशीन के नक्शे को तबाह किया जाएगा तो हम दूसरी जगह से वो नक्शा हासिल कर लेंगे। वाकई आप पेश आने वाली रुकावटों को खूब समझती हैं और उन्हीं के मुताबिक प्लानिंग करके अमल करती हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम भी फ़राइज़ की अदायगी के वक्त जहानत से काम लेते हो। तुमने पिछले दिनों भी बड़ी सलाहियतों का मुजाहरा किया था और अब मुझे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुँचाकर तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं तुम्हें अपना ज़ाती मुआवन बनाना चाहती हूँ। तुम्हें मंजूर है? मैडम, आप तो मेरे नसीब जगा रही हैं। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं सिर्फ आपका काम करता रहूँगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुमने नक्शा तो हासिल कर लिया है और इस नक्शे के मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमारे पास हैं, लेकिन किसी माहिर के बगैर मशीन तैयार नहीं हो सकेगी। तुमने इस सिलसिले में क्या सोचा है? मैडम, टेलीपैथी की दुनिया में ट्रांसफार्मर मशीन से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। इस अहमियत को समझते हुए हमें ऐसा मैकेनिक चाहिए जो नया ना हो। हमने जैकी हंटर के घर से उस नक्शे को हासिल किया है। जैकी हंटर अब तक अमेरिका में 2 बार ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर चुका है और मुझे शुबह है कि वो आजकल शायद यही काम फिर कर रहा है। मैं भी ये सोच रही हूँ कि अमेरिकी अकाबरीन बड़ी राजदारी से फिर ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर रहे हैं और मैं इस पहलू से सोच रही थी कि जैकी हंटर जैसा तकनीकी माहिर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। उसे ट्रैप करके यहाँ इसराइल लाना चाहिए, फिर उसे कैदी बनाकर बड़ी राजदारी से वो मशीन तैयार कराना चाहिए। मैडम, अगर आप मुनासिब समझें तो डायना के ख्यालात पढ़ें। उसके ज़रिए उसके बाप जैकी हंटर के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम हो सकता है। दुरुस्त कहते हो। मैं अभी उसके ख्यालात पढ़कर तुम्हारे पास होंगी। वो डायना के पास पहुंच गई। डायना बंगले के लॉन में एक झूले पर बैठी हुई थी और बॉबी स्मिथ के बारे में सोच रही थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि उसके लिए दीवानी हो गई थी। ये जानती थी कि उसका बाप बड़ा मोहतात रहता है, उसके लिए ज़बरदस्त सिक्योरिटी रहती है। इसके बावजूद वो बॉबी से किसी न किसी तरह मिलती रहती थी। उसके ख्यालात ने बताया कि उसके बाप ने एक तवील अरसे के बाद उसकी मम्मी से फ़ोन पर बातें की थीं और ये खुशखबरी सुनाई थी कि उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और वह आज रात घर पहुंचने वाला है। एल्पा ने घड़ी देखी। वहाँ के वक्त के मुताबिक इसराइल में आधी रात होने वाली थी और अमेरिका में शायद हो चुकी थी। उसने डायना के ख्यालात से ही मालूम करना चाहा कि वो रात को कौन सी फ़्लाइट से किस वक्त आ रहा है। उसके ख्यालात ने बताया कि इस सिलसिले में जैकी हंटर ने उसकी मम्मी को कुछ नहीं बताया। ये राज अभी तक राज में है कि वह अमेरिका के किस इलाके में है और कहाँ से किस फ्लाइट में आने वाला है और कितने बजे पहुँचने वाला है। वो बॉबी के पास आकर बोली, मैंने मालूम किया है उसका बाप जैकी हंटर आज रात किसी फ़्लाइट से घर आने वाला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप जैकी हंटर के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकेंगी और उन मालूमात की रोशनी में हम उसे ट्रैप करने का प्लान बनाकर उस पर अमल कर सकेंगे। मैं जैकी हंटर के दिमाग में आसानी से नहीं जा सकूंगी। वो आर्मी में खुफिया अहम फ़राइज़ अंजाम देता रहता है, इसलिए उसके दिमाग को मुकफ़ल किया गया होगा। फिर तो उसे दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाना होगा। यही एक तरीका है कि उसके खाने या पीने की चीज़ में एसाबी कमज़ोरी की दवा मिला दी जाए। मैं यही करूँगी। डायना के ज़रिए उसे एसाबी कमज़ोरी की दवा खिलाऊंगी। मेरी फ़्लाइट कल सुबह 8 बजे है। क्या मुझे उस फ्लाइट से नहीं आना चाहिए, यहाँ इंतज़ार करना चाहिए? अगर आप उसे ट्रैप कर लेंगी, अपना मामूल और महकूम बना लेंगी तो मैं उसे अपने साथ लेकर आऊँगा। मैं यही कहने वाली थी। तुम वक्त और हालात के मुताबिक मेरी तरह सोचते हो, लेकिन कल सुबह की फ़्लाइट मनसूख ना करो। हो सकता है उससे पहले मैं उसे अपना मामूल बना लूँ। ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कराने के लिए नक्शा बहुत अहम था और वो मिल चुका था। इसके बाद जैकी हंटर की सबसे ज़्यादा अहमियत थी। वो 2 बार ऐसी मशीन बना चुका था और एल्बा की कैद में रहकर उसके लिए तीसरी मशीन तैयार कर सकता था। वो उसे ट्रैप करने के लिए बेचैन हो गई।
ये सोचकर और बेचैन हो रही थी कि पता नहीं वो रात के किस हिस्से में अपने घर वापस आएगा। उसने कहा, बॉबी, यहाँ आधी रात हो चुकी है, मुझे जैकी हंटर के इंतज़ार में शायद सुबह तक जागना होगा, पता नहीं वो कब आने वाला है। मैडम, अगर आप मुनासिब समझें तो अपना फ़ोन नंबर मुझे बता दें और आराम से सो जाएं। मैं उसके बंगले से ज़रा दूर अपनी कार में बैठकर इंतज़ार करता रहूँगा। जब भी वो आएगा तो मैं फ़ोन के ज़रिए आपको जगा दूंगा। अब मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि मैं जल्द से जल्द जैकी हंटर के दिमाग में पहुंचकर उसे अपना मामूल बना लूं। जब तक मैं ऐसा नहीं कर लूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वैसे भी मेरी आदत है, मैं कोई काम अधूरा छोड़कर ना सोती हूँ ना आराम करती हूँ। मैं सुबह जिस फ्लाइट से आने वाला हूँ, क्या उसमें एक और सीट रिज़र्व करवा लूँ? एहतियातन रिज़र्व करवा लो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस फ्लाइट से पहले ही हमें कामयाबी हासिल हो जाए। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी होता है, उसी के हवाले से सीट रिज़र्व कराई जाती है। लेकिन अल्पा ने बॉबी के दिमाग में रहकर फ़र्जी नाम से सीट रिज़र्व करवाई और टिकट जारी करने वालों को यह सवाल करने का मौका नहीं दिया कि पासपोर्ट कहाँ है। फ़र्जी नाम और फ़र्जी पासपोर्ट के हवाले से उस फ्लाइट में एक और टिकट मिल गया। बॉबी ने कहा, मैडम, टेलीपैथी भी क्या कमाल की चीज़ है। जो काम नामुमकिन होता है वो पलक झपकते ही मुमकिन हो जाता है। ट्रांसफार्मर मशीन तैयार होने दो, मैं सबसे पहले तुम्हें टेलीपैथी सिखाऊंगी। वो खुश होकर बोला, मैडम, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं तो सारी ज़िंदगी आपका एहसान याद रखूंगा और सिर्फ आप ही की खिदमत करता रहूंगा। मुझे यकीन है तुम मेरे वफादार होगे। उसने बज़ाहिर बॉबी से यह बात कह दी, लेकिन अपने तजुर्बात की रोशनी में खूब समझती थी कि कोई किसी का फर्माबरदार और वफादार नहीं रहता। वक्त और हालात के साथ वफादारियाँ बदलती रहती हैं। वो कभी 1 घंटे और कभी आध घंटे के वक्फे से डायना और उसकी माँ के दिमागों में जाती रही। रात 11 बजे जैकी हंटर ने फ़ोन के ज़रिए डायना की माँ को मुखातिब किया और कहा, मैं आ गया हूँ, एयरपोर्ट पर हूँ, अभी आ रहा हूँ। उसकी बीवी ने पूछा, मैं कार ले आऊँ? अभी आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ मेरे लिए सिक्योरिटी मौजूद है, मैं उनकी गाड़ी में आ रहा हूँ। तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों है? तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस ज़रा पेट ख़राब हो गया है। कई बार टॉयलेट जा चुका हूँ, सोच रहा हूँ अभी रास्ते में किसी डॉक्टर से मशवरा करूँगा। अल्पा ने फ़ौरन उसकी बीवी के ज़रिए कहा, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ फ़र्स्ट एड बॉक्स में ज़ूद असर दवा रखी हुई है, एक गोली से ही आराम आ जाएगा, तुम सीधे यहीं आ जाओ। उसने रिसीवर रख दिया। अल्पा उसके ख्यालात से मालूम करने लगी कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाएं रखी हुई हैं। उसकी बीवी को कब्ज़ की शिकायत रहा करती थी। वह इस बॉक्स में गोलियां हमेशा रखा करती थी, ज़रूरत के वक्त उन्हें इस्तेमाल करती थी। अल्पा ने सोच लिया वो गोलियां धोखे से जैकी हंटर को खिलाई जाएंगी तो उसे और ज़्यादा टॉयलेट की तरफ दौड़ते रहना होगा, जिसके नतीजे में वो बेहद कमज़ोर हो जाएगा। वो आधे घंटे बाद सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ गया। उसके इंतज़ार में डायना और दूसरे बच्चे जाग रहे थे। उसने दूर ही से उन्हें विश किया और तेज़ी से चलता हुआ टॉयलेट के अंदर चला गया। उसकी वाइफ ने मुस्कुराकर बच्चों से कहा, बच्चों, माइंड ना करना, तुम्हारे पापा मजबूर हैं, इसलिए तुम लोगों को प्यार करने से पहले ही टॉयलेट चले गए हैं। डायना के छोटे भाई ने कहा, मम्मी, हम जानते हैं कि डैडी प्रॉब्लम में है, हमें यह खुशी है कि वापस आ गए हैं। वो थोड़ी देर बाद टॉयलेट से बाहर आया। फिर उसने अपनी बीवी को और तमाम बच्चों को बारी बारी किस किया। बीवी ने कहा, आप फ़ौरन दवा खाएं, 10-15 मिनट में आराम आ जाएगा। वो फर्स्ट एड बॉक्स के पास आई। अल्पा उसके दिमाग में थी। उसने अल्पा की मर्जी के मुताबिक कब्ज़ कुशा गोली निकाली, उसके रैपर को फाड़कर फेंक दिया ताकि जैकी हंटर रैपर पड़ने के बाद उसकी गलती की निशानदेही ना करे। वो एक गिलास में पानी लेकर आई, फिर जैकी हंटर को दवा देकर कहा, फ़ौरन इसे निगलो। उसने गिलास लेकर गोली निगलकर पानी पिया, फिर बिस्तर के सिरे पर बैठते हुए बोला, मेरे बच्चों ने मेरे लिए काफ़ी लंबा अरसा गुजारा है, अब मैं तुम सबके साथ खूब इंजॉय करूँगा। हम छुट्टी मनाने के लिए शहर से बाहर कहीं जाएंगे। बच्चे खुश हो गए। छोटा बच्चा आकर बाप से लिपट गया। उसने उसे प्यार किया, फिर फ़ौरन उसे एक तरफ हटाकर बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, ओ गॉड, फिर ज़रूरत महसूस हो रही है। ये कहते ही वो तेज़ी से चलता हुआ टॉयलेट के अंदर चला गया। अल्पा उसके दिमाग में उसके ख्यालात पड़ रही थी। उसने और बॉबी ने अंदाज़ा लगाया था कि जैकी हंटर इस बार भी कहीं ट्रांसफार्मर मशीन राजदारी से तैयार करने गया हुआ है। तभी इतना अर्सा अपने बीवी बच्चों से दूर रहे। अब उसके ख्यालात बता रहे थे कि वाकई एक मशीन तैयार हो चुकी है। उसके ख्यालात ने बताया कि इस मशीन के 12 अफराद राजदार हैं, जिनमें 3J हैं, 2 टेलीपैथी जाने वाले, लेजी गार्ड और कैनी बॉल हैं, 5 अमरीकी अकाबरीन और 2 तकनीकी माहिरीन हैं, जिनमें एक जैकी हंटर और दूसरा वाइज मैन है। एक और बात मालूम हुई है कि 5 काबरीन और दोनों माहिरीन को मशीन के ज़रिए टेलीपैथी इल्म सिखाया गया है। इस तरह अल्पा को भी ये मालूम हो गया कि वो जिस जैकी हंटर के दिमाग में पहुंचकर ख्यालात पड़ रही है वो टेलीपैथी जानता है। जॉन हंटर टॉयलेट से बाहर आया तो उसकी वाइफ अल्पा की मर्ज़ी के मुताबिक दूसरी गोलियां लेकर खड़ी हुई थी। उसने कहा, यह दूसरी गोली है, इससे ज़रूर आराम आएगा। इस बार उसने सही गोलियां खाने के लिए दी, जिसके नतीजे में उसे फ़ौरन ही टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। फिर भी आधे घंटे बाद उसे टॉयलेट जाना पड़ा। इस तरह अल्पा के काम में देर हो रही थी। उसने उसकी बीवी के ज़रिए फिर उसे दूसरी गोली खिलाई।
इसके नतीजे में उसे मुकम्मल तौर पर आराम आ गया। यानी 1 घंटे बाद वो बिस्तर पर लेट गया। एल्पा ने उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। उसकी बीवी ने कहा, बच्चों यहाँ से चलो, पापा को आराम करने दो, सुबह इनसे बातें होंगी। वो बच्चों के साथ उसके कमरे से चली गई। वो तवील अरसे के बाद आया था। फिर यह कि उसकी तबीयत भी नासाज थी। उसकी बीवी तशवीश में मुब्तला थी। उसने दोबारा कमरे में आकर देखा तो वो गहरी नींद सो रहा था। उसने लाइट ऑफ कर दी, फिर दरवाजे को बंद करते हुए बाहर चली आई। उसे इत्मीनान था कि वो सो रहा है। बेचारी ये नहीं जानती थी कि इस वक्त उस पर तनवीमी अमल किया जा रहा है। एल्पा ने बॉबी के पास आकर कहा, मैंने इस पर तनवीमी अमल किया है, अब वो मेरा मामूल और फरमा बरदार बनकर रहेगा। इस हद तक हमें कामयाबी हासिल हो चुकी है। अब इसे सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से यहाँ लाना है। आप इत्मीनान रखें, ख्याल ख्वानी के ज़रिए इसके दिमाग में मौजूद रहें, बाकी मैं संभाल लूँगा। बॉबी, हमने ये दुरुस्त सोचा था कि अमेरिका वाले फिर ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करा रहे हैं, बल्कि अब तैयार करा चुके हैं। उस मशीन के 12 राजदार हैं। वो बॉबी को इस मशीन के बारे में और उसके राजदारों के बारे में तफसील से बताने लगी। बॉबी ने कहा, यह हमारी हक में अच्छा है कि जैकी हंटर को टेलीपैथी का इल्म आ गया है। अब वो आपका मामूल बनकर आपके अहकामात की तामील करता रहेगा और आपके काम आता रहेगा। एल्पा की मर्जी के मुताबिक जैकी हंटर सुबह 6 बजे बेदार हुआ। गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करने के बाद अपनी बीवी से कहने लगा, अभी आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था, एमरजेंसी ड्यूटी के लिए मुझे जाना होगा। बच्चों को सोने दो, उनसे कहना मैं दोपहर में लंच तक वापस आ जाऊँगा। ये कहकर उसने बैग में अपना पासपोर्ट और दूसरा सामान रखा, फिर बाहर आया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, आपके लिए कौन सी गाड़ी निकाली जाए? मैं अपनी कार में जाऊँगा, मुझे फ़िलहाल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, मैं आर्मी हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। वो अपनी कार ड्राइव करता हुआ वहाँ से रवाना हुआ, लेकिन इस कार में एयरपोर्ट तक नहीं गया। एक शॉपिंग प्लाजा के सामने उसने कार रोक दी। वहाँ बॉबी एक दूसरी कार में मौजूद था। वो उस कार में आकर बैठ गया। बॉबी कार ड्राइव करता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा। जैकी हंटर का टिकट फर्जी नाम से लिया गया था और फर्जी पासपोर्ट का हवाला दिया गया था। एल्पा ने जैकी हंटर को हुक्म दिया था कि वो फर्जी पासपोर्ट के मुताबिक इस टिकट को ओके कराए और ऐसा कराने तक इमिग्रेशन वालों के दिमागों पर मुसल्लत रहे। वो भी उनके दिमागों पर मुसल्लत रही। इस तरह उन्हें बोर्डिंग कार्ड मिल गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि पासपोर्ट जैकी हंटर का है और वो जैकी हंटर फर्जी नाम से क्यों सफ़र कर रहे और फर्जी पासपोर्ट का हवाला क्यों दिया गया है। इमिग्रेशन वालों को पासपोर्ट पर तवज्जो देने की मोहलत नहीं दी गई थी। एल्पा ने यह मुश्किल मरहला तय कर लिया। बॉबी जैकी हंटर को साथ लेकर त्यारे में सवार हुआ। फिर जब त्यारे ने परवाज़ की तो एल्पा ने इत्मीनान की सांस लेकर कहा, थैंक्स गॉड बॉबी, हम कामयाब हो चुके हैं। एल्पा ने रात के 2 बजे जैकी हंटर पर तनवीमी अमल किया था और 4 घंटे तक तनवीमी नींद सोने के बाद सुबह 6 बजे बेदार होने की हदायत की थी। इसी के मुताबिक एल्पा ने और बॉबी ने भी अपनी नींद के तकाजे पूरे किए थे। जब बॉबी और जैकी हंटर का सफ़र त्यारे में शुरू हो गया तो एल्पा ने जैकब रॉबिन के दिमाग में आकर पूछा, एक कुत्ते क्या कर रहा है? वो फ़ौरन ही फर्श पर घुटने टेक कर सर झुकाकर बोला, मैडम मैं आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ। काले अमल की तैयारी कर। 2 अफराद के दिमागों को बज़ाहिर मुर्दा बनाना है। जिस तरह कोई टेलीपैथी जाने वाला मेरे दिमाग में नहीं पहुंच सकता, इसी तरह उनके दिमागों में भी किसी को नहीं पहुंचना चाहिए। मैडम यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी इसकी तैयारी शुरू करता हूँ। एक और बात है, उन दोनों के दिमागों में ऐसी दूसरी कील पैवस्त की जाए कि वो सिर्फ मेरे फरमा बरदार बनकर रहें। मैं ऐसी 2 कीलों पर आपके नाम से काला अमल करूँगा। जब वो कीलें उनके दिमागों में पैवस्त हो जाएंगी तो वो हमेशा आपके गुलाम बनकर रहा करेंगे। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराने लगी। उसने इसलिए जैकब रॉबिन को जिंदा रखा था। वो उसके बहुत काम आ रहा था और आइंदा भी काम आने वाला था। आसमान की बुलंदियों से खुले हुए पैराशूट पस्ती की तरफ आ रहे थे, लेकिन वो जिधर जा रहे थे उधर ज़मीनी पस्ती नहीं थी। पहाड़ों की नाहमवार सतह थी। ऊंचे ऊंचे टीले थे और गहरी गहरी खाइयाँ। तकदीर उनमें से किसी को मस्ता हिस्से पर पहुंचाने वाली थी और किसी को अंधी गहरी खाई में गिराने वाली थी। उनमें से कुछ एक दूसरे के दोस्त थे और कुछ दुश्मन। कुछ एक दूसरे के करीब थे और कुछ दूर दूर थे, लेकिन जो करीब थे वो भी आसमान और ज़मीन के दरमियान मौलिक होकर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते थे। किसी को गहरी खाई में गिरने से नहीं बचा सकते थे। वो सब सहमे हुए और परेशान थे कि पता नहीं हवा के बहाव में रहने वाले पैराशूट उन्हें कहाँ पहुँचाएंगे। गहरी खाइयों में गिरने के बाद ज़िंदगी की तरफ वापसी नामुमकिन थी, लेकिन बर्फ़पोश पहाड़ों की सतह पर भी अंदेशे थे कि पता नहीं बर्फ़ानी सतह ठोस होगी या ऐसी नरम और गहरी होगी कि इसमें उतरते ही बर्फ़ के अंदर धंसते चले जाएंगे, फिर वहाँ से उभरना नामुमकिन हो जाएगा। माऊ लिली सहमी हुई उन खतरनाक पस्तियों की तरफ देख रही थी। उसके आसपास दूर तक पैराशूट के जरिए उतरने वाले कई अफराद थे, लेकिन वो मदद के लिए जिस दिलेर आफरीदी की तरफ देख रही थी वो उससे बहुत दूर था। अली निस्बतन करीब था और ये समझ रहा था कि माऊ लिली के साथ वो भी गहरी खाइयों की तरफ जाने वाला है। उससे पहले अगर पैराशूट से उतरने का रुख ना बदला गया तो वो और माऊ लिली दूसरे 2 दुश्मनों के साथ गहरी खाइयों में पहुंच जाएंगे।
आसमान और ज़मीन के दरमियान मौलिक रहकर एक दूसरे की मदद करना तकरीबन नामुमकिन था। वो अपनी मर्जी से पैराशूट को दाएं बाएं भी एक ज़रा सा मोड़ नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से किसी महफूज जगह नहीं उतर सकते थे, और अली खुद को और माऊ लिली को गहरी खाइयों की तरफ जाने से नहीं रोक सकता था। अगरचे वो गहरी खाइयों से बहुत दूर और बहुत बुलंदी पर थे। 15 या 20 मिनट के बाद वहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन हवा का रुख बता रहा था कि वो उसी तरफ पहुँचेंगे। फिर गहरी खाई में पहुँचने के बाद उनकी हड्डियों को भी वहाँ से उठाने वाला कोई ना होगा। आफरीदी पैराशूट से बंधा हुआ इस तरह तड़प रहा था जैसे रुख बदल कर लिली के पास पहुँचना चाहता हो और उसे बचाना चाहता हो। ऐसी जानलेवा मुहिमात में वो अनाड़ी था। इंसान रफ्ता रफ्ता तजुर्बात हासिल करता है। अली दुश्वार गुजार मरहलों से कई बार गुजर चुका था। उसने फ़ौरन ही गन निकालकर माऊ लिली की तरफ मुसलसल फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में उसके पैराशूट में सुराख होने लगे। इन सुराखों से हवा और तेज़ी से गुजरने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह तेज़ी से पस्ती की तरफ आने लगी। उसका रुख खाई की तरफ होने के बावजूद वो वहाँ पहुँचने से पहले ही बर्फ़ के मस्ता हिस्से पर पहुँचने वाली थी। अली ने अपने पैराशूट की तरफ भी मुसलसल फायरिंग की। कई सुराख होते गए और हवा तेज़ी से गुजरती गई। पस्ती में उतर आने की रफ्तार भी तेज़ होती चली गई। अली ने माऊ लिली और दलेर आफरीदी के बाद जहाज़ से छलांग लगाई थी। उससे ज़्यादा बुलंदी पर होना चाहिए था, लेकिन उसने छलांग लगाने से पहले माऊ लिली और दलेर आफरीदी के सामान से भरी हुई दोनों किट्स उठाकर तैयारी के बाहर चलाया था। इसके बाद उसने अपने पैराशूट को खोला था। नतीजा ये हुआ कि इस पैराशूट में अली और उसके सामान की किट के अलावा लिली और आफरीदी के सामान की किट्स का भी बोझ था, जिसके नतीजे में वो आफरीदी के मुकाबले में तेज़ी से पस्ती की तरफ जाते हुए माऊ लिली की तरफ पहुंचता जा रहा था। फिर उसने मज़ीद हिकमत अमली से और हाजिर दिमागी से काम लिया तो फायरिंग के बायस दोनों के पैराशूट में सुराख होते गए। वो तेज़ी से नीचे आते हुए बर्फ़ की मुलायम सतह पर गिर पड़े। अगर बर्फ़ की सतह पत्थरों की तरह सख्त होती तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती। उन्होंने खतरा मोल लिया था, जिसके नतीजे में वो खाई में गिरने की बजाय बाहिफाजत बर्फ़ की सतह पर पहुंचकर ज़रा धंस गए थे। अली तेज़ी से उठकर खुद को धंसने से बचाते हुए बाहर आया। फिर दौड़ता हुआ लिली के पास गया। वह अंदर धंसती जा रही थी। उसने फ़ौरन ही उसकी तरफ एक रस्सी फेंकी। लिली ने इस रस्सी को कैच किया। आफरीदी नीचे की तरफ आते हुए देख रहा था कि अली ने कितनी जहानत से माऊ लिली को बचाया है और अब उसे बर्फ़ में धंसने से भी बचा रहे। लिली रस्सी को पकड़कर बाहर आ चुकी थी। अली उसके शानों से और कमर से बेल्ट खोलकर उसे पैराशूट की लपेट से निजात दिला रहा था। दलेर आफरीदी उनसे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर नीचे उतराया था। दूसरे दुश्मन भी कई किलोमीटर के फासले पर थे। ऊंची नीची पहाड़ियों के बायस नज़र नहीं आ रहे थे। सिर्फ 2 दुश्मन जो खाइयों की तरफ जाने वाले थे, उन्होंने भी अली का तरीक़ेकार इस्तेमाल करके अपने पैराशूट पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में वो खाइयों की तरफ जाने से बच गए। उनमें से एक ऐसी जगह नीचे आकर गिरा जहाँ एक ऊंची नोकीली चट्टान थी। वो उस चट्टान की नोक में ऐसा धंसा कि नोक तलवार की तरह उसके जिस्म में पेवस्त होकर दूसरी तरफ निकल गई। उसके हलक से आखिरी चीख निकली थी। फटा हुआ पैराशूट उस पर आ गया था और कफन की तरह उसे ढांप चुका था। उसका दूसरा साथी चालाक था। बर्फ़ की सतह पर आने से वो पैराशूट का बेल्ट खोलता जा रहा था। नीचे आने पर बर्फ़ में धंसते ही वो तेज़ी से चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ उस जगह से दूर चलाया जहां उसके गिरने से बर्फ़ में गड्ढा पड़ गया था। इस तरह गड्ढे के अंदर डूब जाने से पहले ही बच निकला था। कई किलोमीटर दूर एक जगह छत की तरफ निकली हुई बर्फ़पोश चट्टान से एक पैराशूट उलझ गया था। वो पैराशूट वालों से बंधा हुआ बुलंदी पर लटकने लगा था। इधर से उधर झूले की तरह झूल रहा था। नीचे तकरीबन 200 या 250 फुट की पस्ती में बर्फ़ की सतह थी। वो पैराशूट का बेल्ट खोलकर वहाँ से छलांग लगा सकता था, लेकिन नीचे पहुंचकर इस बात की ज़मानत नहीं थी कि उसकी हड्डियां सलामत रहेंगी। दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले अपने सुरागरसानों के दिमागों में जाकर एक एक की खैरियत मालूम कर रहे थे। लेजी गार्ड ने उसे कहा, तुम बुरी तरह फंस गए हो। पैराशूट की बेल्ट खोलोगे तो नीचे पस्ती में बर्फ़ की सतह पर गिरोगे, पता नहीं क्या अंजाम होगा। उसने जवाब दिया, मेरी फिक्र न करो, मैं कोह पैमा हूँ। मेरे किट में कोह पैमाई का ज़रूरी सामान है। मैं भी यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश करूँगा। लेजी गार्ड दूसरे सुरागरसां के दिमाग में पहुँचा। वहाँ कैनीबॉल मौजूद था और वह सुरागरसां कई किलोमीटर के फासले पर बखैरियत बर्फ़पोश पहाड़ी के हिस्से में उतराया था। लेजी गार्ड और कैनीबॉल दूसरे 2 सुरागरसानों के दिमागों में पहुंच गई। कैनीबॉल ने होयो टंग को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम खैरियत से हो? थैंक्स गॉड, मैं यहाँ खैरियत से उतर गया हूँ, मगर यहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या तुम निशानदेही कर सकते हो कि मेरी साथी माऊ लिली कहाँ है? तुम्हारी साथी ने तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए। अगर वो आफरीदी के लिबास के अंदर से माइक्रोफिल्म निकाल लेती तो ये मुसीबतें तुम सब पर नाजिल ना होती। होयो टंग ने हैरानी से पूछा, कि आफरीदी के लिबास के अंदर माइक्रोफिल्म है? हाँ, सिर्फ वहाँ से निकालना रह गया था, मगर वो अपनी शर्म और हया का बहाना कर रही थी। मैं अपनी साथी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत हया वाली है।
आखिर वह क्यों किसी के लिबास के अंदर हाथ डालकर ऐसी चीज़ निकालेगी? ये तो सरासर बेशर्मी वाली बात है। माओ लिली की तरह फजूल बातें ना करो। वो यहाँ मिल जाए तो उसे समझाने की कोशिश करो। वो आफरीदी को बेवकूफ़ बनाकर उसे वह माइक्रोफिल्म अब भी हासिल कर सकती है। वो बोला, मैंने त्यारे में देखा है कि हमारे एक अमरीकी साथी आफरीदी को गोली मारना चाहता था। माओ लिली उसके सामने ढाल बन गई थी। वो माओ लिली को भी गोली मारना चाहता था। क्या हमें इसलिए इस मुहिम पर रवाना किया गया है कि हमारी ज़रूरत ना हो तो हमें मार डाला जाए? तुम फजूल सवालात में वक्त ज़ाया ना करो, आगे जाओ और माओ लिली को तलाश करो। मैंने जहाज़ में भी ये देखा है कि माओ लिली को गोली मारने से पहले ही एक और शख्स ने हमारे अमरीकी साथी को गोली मार दी थी। इसका मतलब है कि माओ लिली और आफरीदी का एक हमायती और है। हाँ, उससे होशियार रहने की ज़रूरत है। वो खामोश रहा। कैनीबॉल ने कहा, तुम्हारे चोर ख्यालात बता रहे हैं कि तुम हमसे बददिल हो रहे हो और माओ लिली के हमायत में सोच रहे हो। ये दुरुस्त है कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन मोहब्बत का और इश्क का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने फ़र्ज़ को भूल जाओ। हम ख्याल ख्वानी के ज़रिए माओ लिली को तुम्हारी मोहब्बत की तरफ माइल कर देंगे। यही तुम्हारा इनाम होगा, लेकिन किसी तरह लिली को इस बात के लिए आमादा करो कि वो आफरीदी से माइक्रोफिल्म हासिल करे। क्या तुम माओ लिली के दिमाग में जाकर उसे इस काम पर आमादा नहीं कर सकते? नहीं, आफरीदी और उसके दूसरे कई टेलीपैथी जाने वाले लिली के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए हैं। वहाँ हम ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे मुखातिब ना करो, लेकिन खामोशी से उसके दिमाग में जाकर ये तो मालूम करो कि वो कहाँ है और इन पहाड़ियों के किस हिस्से में है, तब मैं उधर जा सकूँगा। ठीक है, मैं लिली के बारे में मालूम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे ख्यालात बागियाना हो रहे हैं। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने हमारी मुखालफत की, हमें धोखा देने की कोशिश की, तो हम तुम्हारे दिमाग में ऐसा जल्जला पैदा करेंगे कि तुम तड़प तड़प कर मरने लगोगे। लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, फिर तुम्हें ज़िंदा रखेंगे और फिर तुम्हारे अंदर जल्जले पैदा करेंगे। अमरीकी अकाबरीन में से एक टेलीपैथी जाने वाला आर्मी इंटेलिजेंस का आला अफसर था। उसका नाम डैनी जॉनसन था और वो माओ लिली के दिमाग में रहकर उसे आफरीदी से माइक्रोफिल्म हासिल करने के सिलसिले में माइल करता रहा था, मजबूर भी करता रहा था, लेकिन नाकाम हो चुका था। फिर उसने महसूस किया था कि आफरीदी और उसके टेलीपैथी जाने वालों ने माओ लिली के दिमाग पर कब्जा जमा रखा है और वो उसे दिमागी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लिहाजा वो खामोश रहकर उसके दिमाग में जाता था और उसके ख्यालात पढ़ता था। कैनीबॉल ने उसके पास आकर पूछा, मिस्टर डैनी, लिली के बारे में कुछ बताओ। क्या यहाँ का मोहल्ले वकू मालूम कर सकते हो कि लिली अपने 2 साथियों के साथ इस वक्त कहाँ है? ये तुम मेरे दिमाग में रहकर लिली के दिमाग में पहुंचकर भी मालूम करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। यहाँ दूर दूर तक बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं, किसी खास रास्ते का तयन नहीं किया जा सकता। ना ही ये समझा जा सकता है कि कई किलोमीटर दूर तक कौन कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है। वहाँ भटकते हुए एक दूसरे को तलाश किया जा सकता है। हम माओ लिली और अपने अपने सुराग रसानों के दिमागों में रहकर देखते रहेंगे कि कौन सा पहाड़ी टीला किस शक्ल का है और मुख्तलिफ पहाड़ियाँ एक दूसरे के मुकाबले में कितने फासले पर हैं। इस तरह हम अपने साथियों को बताते रहेंगे, शायद वो इस तरह हमारी रहनुमाई में वहाँ तक पहुँच सकें। वो दोनों लिली के दिमाग में थे, उसके ज़रिए मालूम कर रहे थे कि वो किधर जा रहे हैं। उसके 2 साथियों में से एक साथी अली कह रहा था, हमें ऐसी पहाड़ी तलाश करना चाहिए जो वसी और रिज चट्टान के ज़रिए साया करे और गारनुमा हो, ताकि वहाँ पहुँचकर हम उस बर्फानी इलाके का लिबास पहन सकें, वरना सर्दी में हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी। आफरीदी ने अली से कहा, त्यारे में एक शख्स मुझे और लिली को गोली मारना चाहता था, लेकिन तुमने उसे ज़ख्मी कर दिया था। तुमने वहाँ हम दोनों की जान बचाई थी और यहाँ लिली को बर्फ़ के अंदर धंसने से बचाया। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? हम एक दूसरे के बारे में कुछ ना पूछें तो बेहतर होगा। लिली के दिमाग पर अगरचे हम कब्जा जमाए रहते हैं, इसके बावजूद दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले खामोश रहकर हमारी बातें सुन सकती हैं, बल्कि सुन रहे होंगे। उन्हें हमारे बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। आफरीदी उसकी बातों से कायल होकर खामोश रहा। लिली उसका बाजू थामकर अली के पीछे चल रही थी। उन सब के पैर बर्फ़ में धंसते जा रहे थे। डैनी और कैनीबॉल उनके ज़रिए आसपास की पहाड़ियों को और बर्फ़ की ऊंची नीचे सतह को समझते जा रहे थे। फिर कैनीबॉल ने कहा, मिस्टर डैनी, आप लिली के दिमाग में बदस्तूर मौजूद रहें। मैं अपने दूसरे साथियों के दिमागों में जा रहा हूँ, उन्हें गाइड करूँगा और इधर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वो तीनों बहुत देर तक चलते रहने के बाद एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक बर्फ़ की ऊंची दीवार पहाड़ी की बुलंदी तक गई हुई थी। इस दीवार में बड़ा सा शगाफ पड़ गया था। अली ने आगे बढ़कर इस शगाफ में झांक कर देखा, फिर कहा, शायद यहाँ गार है और यही हमारी मतलूबा जगह हो सकती है। अली और आफरीदी ने अपनी अपनी किट्स को खोलकर इसमें से एक एक हथौड़ी निकाली। फिर जहाँ बर्फ़ में शगाफ पड़ा हुआ था, उस शगाफ के आसपास के हिस्से को हथौड़ों से तोड़ने लगे। बर्फ़ की बहुत मोटी तह जमी हुई थी। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो टूटती गई। शगाफ बड़ा होता गया और अंदर का हिस्सा नज़र आता गया। वाकई एक गार था जो अंदर कहीं दूर तक गया हुआ था। उन्होंने बर्फ़ को एक छोटे से दरवाजे की सूरत में तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाया। फिर अंदर पहुंचकर देखा, वहाँ बाहर की तरह ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमी हुई थी। पथरीली चट्टानें और पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे थे।
वो मुख्तलिफ पत्थरों के पास पहुंचकर उन पर बैठकर हाँफते हुए सांसें दुरुस्त करने लगे। फिर उन तीनों ने अपनी अपनी किट को खोला। उसमें से फर के अस्तर चढ़े हुए ऐसे चर्मी लिबास निकाले जो बर्फानी इलाकों में पहने जाते हैं। उनके सर, दोनों कान और गर्दन से लेकर टखनों तक पूरा जिस्म ऐसे फर के मलबूसात से छुप गया था। पैरों में इलाके की मुनासबत से जूते पहन लिए गए। दिन के वक्त सूरज की रोशनी बर्फ़ पर पड़ती थी और उसकी तेज़ रोशनी वहाँ से मुनक्कस होकर आंखों को खीरा कर देती थी। अच्छी तरह देखना मुहाल हो जाता था। ऐसी जगह गहरे रंग के गॉगल्स पहने जाते। ऐसे ही गॉगल्स उन्होंने पहन लिए। कमर और शानों से बुलेट्स लगी हुई पेटियां थीं। कमर की पेटी में 9 गोलियों के मैगजीन वाले पिस्तौल लगे हुए थे। इसके अलावा हाथों में भी उन्होंने गन्ने पकड़ ली थी। बेशुमार बुलेट्स लिबासों के अंदर भर ली थी। उनकी किट्स में और बहुत कुछ था। एक किट में एक फ्राई पैन, एक छोटी केतली और छोटे गिलास वगैरह थे। इनके अलावा ऐसे क्यूब्स थे जिन्हें आग दिखाने से वो लकड़ी की तरह जलने लगते, फिर बुझा देने के बाद दूसरी बार काम आते। उन्होंने टिन के मुंजमद डब्बों से खाना निकाला। लेली ने एक लाइटर के जरिए क्यूब्स को आग दिखाई तो नन्हे नन्हे शोले भड़कने लगे। उसने टिन पैक्ड डिब्बों का खाना एक फ्राई पैन में डालकर गर्म किया। इस खाने को वो चम्मच से खाने लगे। फिर बर्फ़ लाकर केतली में डाली गई। इसे आग दिखाई गई तो वो पिघलने लगी। इस पिघली हुई बर्फ़ के पानी को उन्होंने पिया। इस तरह पेट भरने के बाद अली ने कहा, हमने एक दुश्मन को नोकीली चट्टान पर मरते देखा था। बाकी 5 दुश्मन जिंदा होंगे। उनसे निमटने के बाद ही हम इस इलाके से जाएंगे। लीली ने पूछा, मगर इस वीरान बर्फानी इलाके से कहाँ जाएंगे? ना कोई सिमत मालूम है और ना ही ये पता है कि हम किस मुल्क के किस हिस्से में हैं। आफरीदी ने कहा, तुम भूल रही हो कि हम टेलीपैथी जानते हैं। ख्यालख्वानी के जरिए अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं। लीली ने कहा, फिर तो फ़ौरन हेलीकॉप्टर मंगवा कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अली ने कहा, ऐसी हमाकत हम नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर जब इधर हमारी मदद के लिए पहुँचेगा तो दूर दूर तक छुपे हुए दुश्मन फायरिंग करेंगे और हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुँचाएंगे। इस तरह हमारे लिए आने वाली मदद से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लीली ने कहा, फिर तो हमें जल्द से जल्द दुश्मनों को तलाश करके उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। आफरीदी ने कहा, उन्हें तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो समझते हैं कि मेरे पास माइक्रोफिल्म है, लिहाजा वो हमें तलाश कर रहे होंगे। हम इस गार से निकलेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं उनसे टकराव होगा। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, मेरी अकल मारी गई थी। मैं अपने वतन के खिलाफ जासूसा बनकर जा रही थी और वो माइक्रोफिल्म अमरीकी CIA वालों के लिए हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अली ने कहा, पिछली बातें भूल जाओ, गलती हर इंसान से होती है। ये बड़ी बात है कि तुम जल्दी राह रास्त पर आ गई हो और हमें यकीन है कि अब तुम अपने वतन के लिए जी जान से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकोगी। आफरीदी ने कहा, इसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके जबर करने के बावजूद इसने मुझसे माइक्रोफिल्म हासिल करना गवारा नहीं किया। वो बोली, मैं तुम दोनों से एक इल्तिजा करती हूँ। अली ने कहा, इल्तिजा न करो, तुम हमारी साथी हो, एक दोस्त बनकर बोलो। मेरा एक साथी हो, ये टंग भी उन्हीं दुश्मनों में है। अगर दुश्मनों से सामना हो तो मैं चाहूँ कि उसे हलाक न किया जाए। वो भी अमेरिका में रंगीन और पुरतैश ज़िंदगी गुजारते हुए अपने मुल्क का दुश्मन बन गया है। मैं उसे समझाऊंगी, वो मेरी तरह राह रास्त पर आ जाएगा। अली ने कहा, फिक्र न करो, हम उसे हलाक नहीं करेंगे, उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे। तुम लोग बड़ी फराग दिली से ताउन करते हो कि अब हम गार से बाहर चलेंगे। अली ने कहा, शाम हो रही है, थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाएगा। उस वक्त हम एंटी डार्क गॉगल्स पहनकर निकलेंगे तो अंधेरे में दूर तक देख सकेंगे। हमें रात का इंतज़ार करना चाहिए। वो बोली, फिर तो दुश्मनों के पास भी एंटी डार्क गॉगल्स होंगे? बेशक होंगे, अंधेरे में ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आता। दुश्मनों से आंख मचोली खेलते हुए जंग जारी रहेगी। वो रात का इंतज़ार कर रहे थे। इधर शाम से पहले वो त्यारा बीजिंग पहुंच गया, जो अब दोस्तों और दुश्मनों से खाली हो गया था। इस त्यारे में सिर्फ जहाज़ का अमला ही रह गया था। मैंने चीन में आला आर्मी अफसर से कह दिया था कि वो त्यारा जो ही रनवे पर उतरे तो फ़ौरन फ़ौजी जवान उस त्यारे को घेर लें और इसके पायलट को हिरासत में लेकर आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दें। मैं जनाब अब्दुल्ला वास्ती के साथ आर्मी हेडक्वार्टर में था। वहाँ टेलीपैथी जानने वाला सुराग रसां साथी अहमद ज़ुबैरी दूसरे मामलात में मसरूफ़ था। उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। वहाँ मेरी हदायत पर अमल किया गया। उन्होंने पायलट को हिरासत में ले लिया, फिर उसे आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ लाने लगे। जहाज़ के अमले के दूसरे अफराद को दूसरे अफसरान के पास पहुंचाया गया। वो अफसरान उनसे बयानात लेने लगे। को पायलट ने कहा, दुश्मनों ने हमारे त्यारे को अगवा करने की कोशिश की। एक शख्स हमारे पायलट के पास आ गया था और उसे धमकी दे रहा था कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। दूसरा दुश्मन रिवॉल्वर निकालकर मुसाफिरों की तरफ गया था। वहाँ वो एक मुसलमान मुसाफिर आफरीदी से कोई माइक्रोफिल्म मांग रहा था। एक अफसर ने हैरानी से पूछा, माइक्रोफिल्म? कैसी माइक्रोफिल्म? को पायलट ने कहा, हम नहीं जानते कि वो किस किस्म की माइक्रोफिल्म मांग रहा था। उस मुसलमान मुसाफिर आफरीदी ने देने से इनकार किया तो वो उसे गोली मारने वाला था। ऐसे वक्त एक दूसरे मुसलमान मुसाफिर ने अपने रिवॉल्वर से उस दुश्मन रिवॉल्वर वाले को जख्मी कर दिया। फिर वो दोनों मुसलमान मुसाफिर एक लड़की के साथ एमरजेंसी दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगाकर चले गए। वो माइक्रोफिल्म उनके लिए बहुत अहम थी,
लिहाजा वहाँ से बाकी 6 दुश्मन भी उनके पीछे उस इमरजेंसी दरवाजे से छलांग लगाकर चले गए। उनके जाते ही हमने इमरजेंसी दरवाजे को फ़ौरन बंद कर दिया, क्योंकि ना हमवर परवाज के बायस त्यारा कहीं गिरने वाला था। हमारे पायलट ने उसे फिर संभाल लिया। एक अफसर ने कहा, वो माइक्रोफिल्म इतनी अहम थी कि उसे हासिल करने के लिए 6 दुश्मनों ने त्यारे से बाहर छलांग लगा दी। ये कहकर उस अफसर ने टेलीफोन के जरिए आर्मी हेडक्वार्टर वालों से रब्ता किया, फिर उसको पायलट के बयान को फ़ोन पर सुनाया। मैं आर्मी हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में वहाँ के आला और जिम्मेदार अफसरान के साथ बैठा हुआ था। उस वक्त एक आला अफसर फ़ोन पर उस को पायलट का बयान सुन रहा था। ऐसी वक्त त्यारे के पायलट को वहाँ पहुँचाया गया। जब वो कमरे में आया तो दरवाजे को बंद कर दिया गया। आला अफसर ने रिसीवर रखकर उस पायलट को देखा, फिर मुझसे कहा, मिस्टर फरहाद, मैं फ़ोन पर बातें सुन रहा था, आपने यकीनन मेरे दिमाग में रहकर वो बातें सुन ली होंगी। जी हाँ, ना भी सुनता तो हकीकत जानता हूँ। वो माइक्रोफिल्म इतनी अहम थी कि उन 2 मुसलमानों के पीछे 6 दुश्मन जहाज़ से बाहर छलांग लगाकर चले गए। आपने हमें उस माइक्रोफिल्म के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं वक्त आने पर बताने वाला था और अब वक्त आ गया है। मैंने पायलट को अपने पास बुलाया। वो मेरे पास आया, फिर उसने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी रिस्ट वॉच को कलाई से उतार कर मेरी तरफ बढ़ाया, फिर उस कमरे से बाहर चला गया। मैंने उस रिस्ट वॉच को लेकर तमाम अफसरान को दिखाते हुए कहा, यह घड़ी इस पायलट ने पाकिस्तान में पहनी थी। इस वक्त ये घड़ी बंद है, इसके कांटे रुके हुए हैं, लेकिन इस पायलट के दिमाग पर हमारी टेलीपैथी जानने वाले कब्जा जमाए हुए थे। इस तरह इसने घड़ी की तरफ तवज्जो नहीं दी और ना ही कभी वक्त देखा। जो दुश्मन इसके पास रिवॉल्वर लिए त्यारे में खड़ा था, उसने भी घड़ी की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। ये कहते हुए मैंने घड़ी के पिछले हिस्से को खोला, उसके अंदर से माइक्रोफिल्म निकाल कर दिखाते हुए कहा, यह है वो माइक्रोफिल्म जिसे हासिल करने के लिए 6 दुश्मनों ने जहाज से बाहर हमारे आदमियों के पीछे छलांग लगाई है। एक आला अफसर ने हैरानी से पूछा, जब दुश्मन इस माइक्रोफिल्म को हासिल करना चाहते थे तो फिर उन्होंने दूसरी कौन सी माइक्रोफिल्म के लिए जहाज से बाहर छलांग लगाई है? दुश्मनों को धोखा दिया गया है। हमारे आदमियों के पास कोई माइक्रोफिल्म नहीं। वो चाहते थे कि ये फिल्म पायलट की घड़ी में रहकर यहाँ तक पहुँच जाए। ये माइक्रोफिल्म उन्हें ना मिलती तो वो त्यारे को तबाह कर देते और ख़ुद भी अपनी जान दे देते। माइक्रोफिल्म को यहाँ तक कभी ना पहुँचने देते। वो सब बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुन रहे थे और मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैंने कहा, इस माइक्रोफिल्म को यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाने के लिए हमारे 2 साथियों ने अपनी जान खतरे में डाली थी। उनके पास कोई माइक्रोफिल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को फ़रेब दिया है और उन्हें ये यकीन दिलाया कि फ़िल्म उनके पास है। लिहाजा वो उसे हासिल करने के लिए उन दोनों के पीछे जहाज़ से बाहर चले गए। एक आला अफसर ने पूछा, ये माइक्रोफिल्म इतनी अहम है कि इसकी खातिर आपने अपने 2 साथियों को खतरात मोल लेने के लिए पता नहीं किस बर्फानी इलाके में पहुंचा दिया है। आप इस फिल्म की अहमियत को इस तरह समझें कि जिन 2 आदमियों ने अपनी जान खतरे में डालकर त्यारे के बाहर छलांग लगाई है, उनमें से एक नौजवान मेरा लेपालिक बेटा है। उसने मेरी बीवी आमना का दूध पिया और वो जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी का बेटा अली तैमूर है। वो सब जैसे दमबखुद होकर मुझे तकते रहे। फिर एक ने कहा, ओह गॉड, ये फिल्म इतनी अहम है कि बाबा साहब के दारे के सबसे बड़े बुजुर्ग के बेटे की जान खतरे में डाली गई है। प्लीज़ जल्दी बताएं कि इस फिल्म में क्या है। मैंने कहा, बाबा साहब के दारे से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अपनी जानें देकर भी अपनी ज़ुबान पर कायम रहते हैं। जब हमने ज़ुबान दिया है कि आपको टेलीपैथिक इल्म सिखाएंगे और जब हमने ज़ुबान दिया कि यहाँ ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करेंगे, तो आपके लिए उम्मीद है कि ये ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा आपके सामने है। ये कहकर मैंने एक आला अफसर के सामने वो माइक्रोफिल्म फेंक दी। वो इसे हैरानी से उठाकर देख रहा था। बाकी तमाम अफसरान अपनी जगह से उठकर खुशी से तालियां बजाने लगे। माइक्रोफिल्म उठाने वाले अफसर ने कहा, प्लीज़ आप सब बैठ जाएं। वो सब बैठ गए। फिर उस आला अफसर ने कहा, आप लोगों ने हमारे दिल जीत लिए हैं, हमें ख़रीद लिया है। अब हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ यह है कि जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी के साहबजादे को और उसके साथ उस वीराने में छलांग लगाने वाले नौजवान को किसी तरह बचाना चाहिए। मैं हुक्म देता हूं कि हमारे दर्जनों सुरागरसां हेलीकॉप्टर्स वहां भेजे जाएं और वो जगह तलाश की जाए जहां वो पैराशूट के ज़रिए पहुंचे होंगे। मैंने कहा, यह माइक्रोफिल्म दुश्मनों के लिए बहुत अहम है। इसे हासिल करने के लिए और वहां पैराशूट से उतरने वाले 6 दुश्मनों की मदद करने के लिए अमरीकी हेलीकॉप्टर वहां ज़रूर पहुंचेंगे और उन हेलीकॉप्टरों के ज़रिए वहां मुसल्लह फ़ौजियों को पहुंचाया जाएगा। आप भी अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपने मुसल्लह फ़ौजियों को वहां पहुंचाएं। अली तैमूर के साथ माऊ लिली और एक नौजवान दलेर आफरीदी है। उन तीनों के खाने पीने और तहफ़्फ़ुज़ के तमाम सामान भी वहां पहुंचा दिया जाए। एक आला अफसर ने कहा, वहां अमरीकी फ़ौजियों को उतरने दें। आप इत्मीनान रखें, हम हर कीमत पर अली तैमूर और उसके साथियों को यहाँ लाएंगे। माइक्रोफिल्म को बाहिफाजत चीन तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी था कि अली तैमूर और दलेर आफरीदी को ख़तरात से खेलने दिया जाता और वो ख़तरात से खेल रहे थे। उधर अमरीकी फ़ौज आ सकती थी, इधर से चीनी फ़ौज के जवान पूरी तरह मुसल्लह होकर जाने वाले थे। उन बर्फ़पोश पहाड़ों में घुमसान की जंग होने वाली थी और पता नहीं क्या कुछ होने वाला था।